साथियों नमस्कार। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो न कर दें वो कम है। जी हाँ, दुनिया में सभी को इंतज़ार है कि किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप सुबह ही सुबह उठें और एक ट्वीट कर दें कि भाई देखो, हमने ईरान पर फतह हासिल कर ली है, अब हम युद्ध ख़त्म कर रहे हैं, हम अपनी सेनाओं को वापस बुला रहे हैं। इस एक झूठ का इंतज़ार है दुनिया को। लगभग हर दिन झूठ तो बोलते ही हैं। न जाने अब कब ईरान वॉर ख़त्म होगा, क्योंकि अब मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, न सिर्फ ईरान या गल्फ नेशंस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ईरान ने यह कह दिया है कि हम तेल के दाम $200 प्रति बैरल से ऊपर करके ही मानेंगे, और ऐसा हुआ तो दुनिया में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इधर गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के जितने भी फील्ड्स हैं, वहाँ पर बड़े बड़े फील्ड्स, वहाँ पर दे दनादन ईरान ने मिसाइल्स बरसाई हैं, और अब उनको भी वहाँ से जो गैस का एक्सट्रैक्शन होता है वो भी बंद कर दिया गया है। इतना ज़्यादा क्राइसिस हो चुका है कि अब WHO को ये तक कहना पड़ा है कि अगर न्यूक्लियर हमला हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। अब आप ही देखिए कि ये युद्ध कहाँ जा कर के थमेगा। बहरहाल मैं आपको आज की खबरें बताता हूँ कि क्या क्या दुनिया में हुआ है। देखिए, हुआ ये है कि यहाँ पर जो आप कतर देख रहे हैं, कतर नाम का एक छोटा सा देश है। इस कतर के ऊपर जितना ये पानी में इलाका है, समुंदर में जो इलाका है, यहाँ से गैस निकलती है, और दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड है ये। और ये जो गैस का फील्ड है, इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक में से कतर निकालता है गैस, और एक फील्ड में से ईरान निकालता है। अब इधर आइए, ये है वो फील्ड जो आपको काले रंग में दिख रहा है। ये पानी में है, ठीक है, ये कोई ज़मीन नहीं है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, इसे ईरान साउथ पार्स बोलता है, क्योंकि ईरान के तो साउथ में है, और कतर के नॉर्थ में है ये वाला, तो कतर इसे नॉर्थ फील्ड या नॉर्थ पार्स बोलता है। तो अब आप कहेंगे हुआ क्या है? हुआ ये है कि इजराइल ने ईरान के इस साउथ पार्स वाले क्षेत्र पर अटैक कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर धूं धूं करके ये पूरा क्षेत्र जलने लगा। ईरान ने कहा अच्छी बात है। देखिए किस तरह से बदले में ईरान ने कहा, तुमने अगर साउथ पार पर हमला किया है तो हम जितनी भी यहाँ पर रिफाइनरी और नॉर्थ फील्ड में जितना भी गैस निकालने का जितना भी अरेंजमेंट किया हुआ है, इस पर अटैक करेंगे। ईरान ने कतर वाले क्षेत्र में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ भी धुआं निकल रहा है। हुआ ये है कि अंत में फिर सभी जितने भी यहाँ पर प्लांट्स थे, सबको शट डाउन कर दिया गया है कि अभी हम यहाँ से गैस नहीं निकाल सकते। आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया का लगभग 8% गैस रिजर्व यहाँ पर है, जो ईरान वाले पे हमला किया है। और दुनिया में आज भी कई देशों को यहाँ से गैस सप्लाई होती है। लगभग 20% गैस की आपूर्ति, नेचुरल गैस की आपूर्ति यहाँ से होती है, ठीक है। इसका अगर वैसे देखा जाए तो ये करीब करीब 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर गैस है जो निकाली जा सकती है। ये LPG गैस नहीं है, नेचुरल गैस है, जिसको अगर लिक्विफाइड कर दो तो LNG कहलाती है। आप कहेंगे नेचुरल गैस का काम क्या है? तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। नेचुरल गैस आजकल घरों में पाइप के ज़रिए पहुंचाई जा रही है। आपने देखा होगा पीले रंग की जो पाइपलाइन वाली गैस की सप्लाई होती है, मीटर लगा देते हैं और पाइप से आ रही होती है, तो उसमें जनरली नेचुरल गैस होती है। एक तो वहाँ यूज़ होती है, दूसरा नेचुरल गैस का यूज़ होता है किसी लंबे रूट पर जाने वाले बड़े बड़े वाहनों में, जैसे शिप्स में यूज़ हो जाएगा, और आपके और बड़े वाहन हो, जैसे भारत के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हों, बहुत ज़्यादा वजन लेके जा रहे हों, वहाँ यूज़ हो जाता है। इसी को अगर कंप्रेस कर देते हैं तो CNG बन जाती है। एक विशेष प्रेशर पर, लगभग 200-250 बार प्रेशर पर इसे कंप्रेस कर दो तो ये CNG बन जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विड कर दो इसे -162 डिग्री सेल्सियस पर तो ये LNG बन जाती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विड कर दोगे तो गैस जलाने पर ज़्यादा एनर्जी देती है, ज़्यादा अच्छा आपको एफिशिएंसी देती है। कंप्रेशन में उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं देती है। इसलिए शहरों में अगर व्हीकल यूज़ कर रहे हो, कार चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, छोटा मोटा और कोई वाहन चला रहे हो, तो CNG से काम चल जाता है।
लेकिन लंबे रूट पर जा रहे हो, आपको पता है बार बार सीएनजी नहीं भरा पाएंगे, तब वहाँ पर आप ये एलएनजी यूज़ करते हो। पर इतना कॉमन व्हीकल्स में यूज़ नहीं होता, ये बड़े बड़े वाहनों में होता है। समझ गए? अभी कुछ समय पहले जब आपने देखा होगा एलपीजी का एकदम से हवा उड़ी थी, क्राइसिस आ गया है, तो सरकार ने कहा था कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गैस के कनेक्शंस ले लो पाइप वाले, क्योंकि पाइप वाले गैस के कनेक्शंस में दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि पाइप वाले गैस के कनेक्शंस में जनरली ये नेचुरल गैस ही होती है। अब यहीं पर आग लगा दी है तो फिर अब इसमें तो दिक्कत आएगी। बहरहाल भारत पर आते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, भारत को नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग तरीके से। तो भारत 50% तक नेचुरल गैस बाहर से मंगाता है। ठीक है, अगर भारत को 100 किलो गैस की ज़रूरत है तो 100 किलो में से 50 किलो बाहर से मंगाता है। उस 50 किलो में से 33% कतर से मंगाता है और बचा कुचा 24% यूएई से, बाकी छोटा मोटा अलग अलग देशों से मंगाता है। और ये जो आग लगाई है अभी, ये कहाँ लगाई है? कतर वाले क्षेत्र में भी और ईरान वाले क्षेत्र में भी। तो अब हमारा मामला यहां फंसेगा। दूसरा, यूएई वाले में भी फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा यूएई वाले में? क्योंकि जिस हिसाब से बमबारी और गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं, यूएई यहां पर आप गैस निकालोगे, कतर से गैस निकालोगे, गैस निकाल के आओगे तो इसी रूट से। अब बेशक ईरान कह देगा कि इस रूट से भारत जा सकता है, पर जा तो तब पाएगा जब गोला बारूद बंद हो। तो पहली बात तो गैस निकल ही नहीं पाएगी अब उतनी। दूसरा, निकल ही नहीं पाओगे अपना टैंकर लेके, हाँ टैंकर ही कहेंगे, शिप वाले टैंकर को। तो अब भारत में नेचुरल गैस की दिक्कत आ सकती है, ये आप देखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं। यूएस का कहना यह है कि भाई ये इजराइल ने अटैक कर दिया था ईरान वाले क्षेत्र में, ये साउथ पार जिसे कहा जा रहा है, भाई ये हमें नहीं पता था, इजराइल ने अपनी तरफ से अटैक कर दिया। हम तो इसके पक्ष में है ही नहीं कि आप पूरे के पूरे गैस फील्ड को उड़ा दो या ऑयल फील्ड को उड़ा दो। यूएस, इजराइल और ईरान जो अभी तक हमला कर रहे थे वो मिलिट्री बेसिस पर कर रहे थे। जैसे गैस के फील्ड के पास भी अगर मिलिट्री बेस है, ऑयल के फील्ड के पास मिलिट्री बेस है, तो उस पर अटैक कर रहे थे। पर अब अटैक होने लगा सीधे सीधे ऑयल और गैस के फील्ड्स पर। पहले बचा जा रहा था इस चीज़ पर अटैक करने से। यूएस हमेशा बचता है। यूएस तो इस चक्कर में था ईरान में तख्ता पलट करा देंगे, फिर ईरान के जितने भी ऑयल और गैस के फील्ड है उस पर हम कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला में किया है। पर अब इजराइल तो उस पर आ गया आर पार पे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईरान ख़त्म चाहिए, अब ईरान में रिजीम ख़त्म चाहिए। क्योंकि इजराइल को यह पता है कि अगर ईरान में रिजीम ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर ईरान इजराइल को नहीं जीने देगा। यूरेनियम 60% तक एनरिच कर चुका है, खबर आई थी अभी 15 दिन पहले। बाकी 60 से 90% तक पहुंचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज अगर युद्ध बंद हो जाता है और ईरान में रिजीम चेंज नहीं होती है तो अगले 1-1.5 महीने में अपना न्यूक्लियर बम बना के बैठ जाएंगे। और क्या पता बना के बैठ गए हो ईरान वाले। आप बात समझ रहे हैं ना? और ईरान ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया फिर इजराइल का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। ईरान किसी दिन लेके बरसा देगा इजराइल पर, क्या कर लोगे? जरा सा देश है इजराइल। इजराइल इसलिए सबको जो है लताड़ के रखता है। दूसरी बात, ईरान जहां भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाया हुआ था उन पर अभी इजराइल ने अटैक करने की कोशिश की थी, जिसके बाद एकदम से सुर्खियां बनी कि अरे ये सब नहीं करो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक मत करो, रेडिएशन लीक हो गया तो क्या होगा, अगर बम बना रखा होगा फट गया तो क्या होगा, कई देशों पर असर पड़ेगा। और इस बात को लेकर के अब अलग अलग संस्थाएं भी आशंका जता रही हैं कि हो सकता है कि जब इजराइल को दिखेगा मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा तो वो न्यूक्लियर बम ही गिरा दे, चाहे छोटे स्केल का गिराए। इसलिए WHO ने आज ये बताया है कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो जाते हैं तो उसमें किस तरह से हमें बचना है। देखो, WHO ऑफिशियल्स एडमिट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज इन ईरान। अरे ये क्या चालू हो गया, इसको हटा देता हूँ, है ना। तो इस बात पर अभी चर्चा चल रही है कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिए तो क्या होगा। यूएस इसके पक्ष में नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन के, पर इजराइल का पता नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि यूएस जो कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है इजराइल ने अटैक कर दिया, यूएस को पता सब होगा, बट ये है कि इजराइल माना नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो अब युद्ध वहां पहुंच गया है। फिर आप सवाल पूछेंगे कि भाई ईरान इतना ताकतवर हो गया कि अब यूएस और इजराइल को हरा ही नहीं पा रहा है। ऐसी बात नहीं है। ईरान अच्छे से जानता है कि हम जीत तो नहीं पाएंगे, यूएस से भी और इजराइल से भी नहीं जीत पाएंगे, बट ईरान ये जानता है कि आसपास में इतनी आग लगा दो
कि दुनिया का तेल और गैस इतना महंगा हो जाए कि सब फिर यूएस और इजराइल पर प्रेशर बनाए कि भाई युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। ये बात मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूं, याद कीजिए, उठा के देख लीजिए वीडियो। दूसरी बात, ईरान हमेशा से जानता था कि वो इतना ताकतवर कभी नहीं हो पाएगा कि यूएस को हरा ले, इसलिए ईरान ने हमेशा दिमाग से स्ट्रेटेजीज बनाई, दिमाग से काम लिया कि यार हम ऐसा क्या करें कि यूएस तिलमिला उठे। तो एक काम करते हैं, गल्फ की जितनी भी रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड्स हैं इनमें आग लगा देंगे, और इस कदर आग लगाएंगे कि ये देश भी भड़क जाए यूएस के ऊपर और दुनिया भी भड़क जाए यूएस के ऊपर कि यूएस ने ये सब क्यों कर दिया। और इन देशों के पास खुद की कोई फौज या एयरफोर्स वगैरह कुछ है नहीं, तो बेचारे ये करेंगे ही क्या। पहला तो ईरान ने ये किया। और दूसरा ईरान ने क्या किया, जो खामनेई है, खामनेई ने पहले से, मुझे तो कोई खबरें जो पता चल रही है वो बता रहा हूँ, खामनेई ने पहले से ही बता रखा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद इसे बनाना, ये मर जाए तो मेरे बाद इसे बनाना, है ना। सारा एक हायरार्की उन्होंने बता रखी थी, पर इस हायरार्की में कई लोग मर चुके हैं। खामनेई ने यह भी बताया था कि अगर सब मर जाए तब क्या करना, बताया था। इसके लिए जब 1979 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था तो उस समय ईरान में IRGCs बनाए गए थे, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब आप कहोगे ईरान में तो आर्मी वगैरह होगी, फिर ये क्यों बनाए? क्योंकि उस समय जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था 1979 में, तो खुमैनी जो थे उनको ये भरोसा नहीं था कि ईरान की फौज हमारा साथ देगी कि नहीं देगी। आप समझ रहे हो? आज मान लो पाकिस्तान में एकदम से हिंदुइज्म आ जाए, भगवा छा जाए, और हम मान लीजिए यहाँ से किसी नेता को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दें, किसी हिंदू नेता को, तो क्या उस प्रधानमंत्री का पाकिस्तानी फौज साथ देगी? नहीं देगी। हो सकता है उस वक्त के लिए हाँ कर दे, पर क्या पता आगे फिर तख्ता पलट करवा दे। तो जो हम हिंदू नेता पाकिस्तान में बनाएंगे वो अपनी एक अलग आर्मी तैयार करेगा पैरेलल, वो उस पर भरोसा रखेगा और वो उस पर भरोसा रखेगी। पाकिस्तानी आर्मी को कोई घास नहीं डालेगा और फिर उसी से पूरे पाकिस्तान पर राज किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही ईरान में किया गया, IRGCs बनाए गए और इन्हीं के जरिए पूरे ईरान में अपना जो है प्रभाव जमाया गया इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। और इन IRGCs में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक आर्मी विंग है, एक नेवी विंग है, एक एयरफोर्स विंग है, एक इंटेलिजेंस वाली विंग है, एक विंग उसी इंटेलिजेंस वाली में एक विंग ऐसी भी है जो ऑपरेशंस करती है दूसरे देशों में जाकर के, और एक विंग ऐसी है जो ट्रेनिंग देती है सबको। तो इन IRGCs के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए थे, ठीक है। हर किसी के अलग अलग कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर बना दिए गए थे। बताए जाते हैं टोटल 17 ग्रुप्स बनाए गए थे। और खामनेई ने यह कह दिया था कि जब पूरी लीडरशिप खत्म हो जाए तो तुम IRGC के जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में ग्रुप्स बने हुए हैं, तुमको जो समझ में आए फिर वो करना। सबके पास हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, सारा आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी मिसाइल चला सकते हो। तो ये 17 जितने भी ग्रुप्स हैं ये पूरे ईरान में फैल जाना, और फैल करके जिसको जो समझ में आए रैंडम तरीके से ईरान और USA और इजराइल पर टूट पड़ना और इन पर टूट पड़ना। तो इस समय ईरान में जो ये हमला हो रहा है ईरान से, वो हमला किसी एक सेंट्रल लीडरशिप से नहीं हो रहा। अगर सेंट्रल कोई आदमी बता रहा होता कि अब हमें ये करना है तो US और इजराइल की इंटेलिजेंस गैदर कर लेती कि ईरान अब क्या करने वाला है। यहाँ तो 17 अलग अलग इंटेलिजेंस वो हैं, सेंट्रल पॉइंट हैं। इन 17 में से कब कौन क्या करेगा किसी को नहीं पता, और ये US को भी नहीं पता चल पा रहा। समझ रहे हो? इसलिए US इसमें पिछड़ रहा है। आज मान लो आज रात को ये तय किया इस वाले ग्रुप ने कि काम करते हैं UAE पर फिर से एक मिसाइल बरसा देते हैं। इसने ये तय किया कि काम करते हैं कि इजराइल पे बरसा देते हैं। इसने ये तय किया काम करते हैं सऊदी पे बरसा देते हैं। इसने तय किया काम करते हैं कि जो है ये सऊदी पे हम भी कर देते हैं। तो पता ही नहीं, कोई एक डिसीजन लेने वाला नहीं है ना, 17 हैं डिसीजन लेने वाले, और कौन क्या डिसीजन ले रहा नहीं पता चल पा रहा, सब रैंडम हो रहा है। इसलिए US इसमें पिछड़ रहा है। तो ईरान इस वजह से अपने आप को पकड़ बनाए हुए है, और ईरान अगर इस तरह से चलता रहा तो $200 प्रति बैरल से ऊपर रेट ले जाएगा ऑयल के। इसके बाद एक खबर पे और आते हैं। सऊदी इतना परेशान हो गया है कि सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि भाई देखो ईरान बहुत हो गया तुम्हारा, अब अगर तुमने इसको ज़्यादा खींचा,
हम पर हमला किया या किसी तरह से हमको निशाना बनाया, तो अब हमारा पेशेंस लूज हो जाएगा और हम फिर तुम पर अटैक करने लग जाएंगे, हम युद्ध में कूद जाएंगे। फिर किसने कहा है? सऊदी ने। ठीक है, सऊदी ने के एफएम ने कह दिया है कि हम पर हमला होती, हम तुम पर हमला करती, फिर तुम हमको नहीं रोक पाती, हम नहीं छोड़ेगी तुमको। सऊदी ने क्यों कहा है? आइए अब यहां से मेरा वीडियो स्टार्ट होगा। अब तक तो मैं केवल खबरें बता रहा था हो क्या रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा हमले कहां हुए? कतर में, यूएई में सबसे ज्यादा हुए। लेकिन सबसे पहले गर्मी किसने दिखाई है? सऊदी ने। कैसा अब किया तो देख लेंगे तुम्हें। ये लोग अभी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। सऊदी ने क्यों दिखाई गर्मी? सऊदी पे ऐसा क्या है? सऊदी पर ऐसा क्या है, मैं आपसे वो पूछ रहा हूं। अच्छा, इस पर भी आएंगे, चलिए याद करिए। 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान सऊदी का एक डिफेंस पैक्ट होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सऊदी पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान बचाने आएगा। अभी तक सऊदी एक आध दो अटैक होने दे रहा था। अब सऊदी ने कहा है कि ज़्यादा हुआ तो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, ये कहा कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सऊदी को बचाने वाला अभी तक कौन था? यूएसए था। उसी ने गारंटी ली थी, 1974 से लिए बैठा है कि तुम लोग एक काम करो, अपना तेल डॉलर में बेचना, बदले में हम तुम सबको सिक्योरिटी देंगे, और तुम जो अपना तेल डॉलर में बेचोगे दुनिया को, उसे पेट्रो डॉलर कहा जाएगा, जो डॉलर पेट्रोलियम बेचने से आया है। तो उस समय भी ये पेट्रो डॉलर की शुरुआत करने वाला कौन था? सऊदी था। और आज भी ये धमकी देने वाला क्या बड़ा आप किया तो देख लेंगे, सऊदी है। सऊदी का ये लफ्ज बोलना अब एक नए आयाम जोड़ेगा इस युद्ध में, और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि पाकिस्तान भी शामिल हो जाए इस युद्ध में। और कैसे शामिल होगा? क्या पाकिस्तान की आर्मी यहां आएगी फिर यहां से मिसाइल बरसाएगी? ना, पाकिस्तान कैसे शामिल होगा देख लीजिए। पाकिस्तान ऐसे शामिल होगा कि पाकिस्तान को फिर मजबूरी में अपने बलूचिस्तान की तरफ से ईरान पर अटैक करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी। और अगर पाकिस्तान ने एक मिसाइल भी ईरान पर बरसाई, फिर ईरान पाकिस्तान क्या क्या करेगा ये भी आप जान रहे हैं। और अफगानिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान को रेल रहा है। एक पॉइंट पर और आइए, ईरान दिमाग से खेल रहा है। ईरान फिर ऐसा भी नहीं है कि दे दनादन पाकिस्तान पे कहीं भी कुछ भी मिसाइल बरसाएगा। फिर ईरान यहां भी दिमाग से काम लेगा कि पाकिस्तान ज़्यादा कर रहा है ना। पाकिस्तान की कमज़ोर नब्ज़ क्या है? क्या है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान केवल वही हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी आता है। ईरान सोचेगा कि लगे आते इस बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लें, क्यों ना इस बलूचिस्तान को अलग नेशन घोषित करवा दे, तो ये खुश हो जाएंगे, अपना देश ले लेंगे। मेरा जो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र पर ये बार बार क्लेम करते हैं, उस पर मैं इनसे सेटलमेंट कर लूंगा। कैसी रही? और जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर एक आध दो हम भी देख लेंगे कि ला यार हम भी थोड़ा हाथ गर्म कर लें अपना। यहां खुलेगा ये युद्ध, याद कीजिए। शुरुआत से कह रहा हूं, इजराइल ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है। ये वॉर केवल इजराइल ईरान तक शांत नहीं रहेगा, अफगानिस्तान तक भी आएगा, पाकिस्तान तक भी आएगा, कहीं ना कहीं भारत भी शामिल होगा, बांग्लादेश तक भी जाएगा। और जब सारा समीकरण और सारे युद्ध वुद्ध समाप्त हो जाएंगे, सबसे लास्ट में फिर ये टर्की पे जाएगा। तो सऊदी का यह बयान बता रहा है कि अब एक नया आयाम इस युद्ध में जुड़ने वाला है। ठीक है जी, तो ये अभी तक मैंने आपको बताई बात सऊदी की, है ना, और तो कोई बात ऐसी है नहीं। अब देखिए, यूएई में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूएई अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और तुम यूएई के वीडियो बना बना के ये दिखाओगे कि देखो यहाँ हमला हो रहा है, बुर्ज खलीफा पे हमला हो सकता है, होटल पे हमला हो गया, एयरपोर्ट पे हमला हो गया, तो यूएई की इमेज खत्म होगी, फिर कोई यूएई जाएगा नहीं। तो यूएई क्या कर रहा है, वहाँ के इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवा रहा है कि देखो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, सब ठीक है, और आप लोग आते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरह से यूएई करवा रहा है अपने इन्फ्लुएंसर से।
बट वहाँ पर कुछ अलग अलग देशों के लोग हैं जो उल्टा वीडियो बना के, एआई से वीडियो बना के, डीप फेक से वीडियो बना के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यूएई पर कितना आक्रमण हो रहा है ईरान की तरफ से। और एक विशेष समुदाय के लोग हैं, इसमें 19 भारतीय भी थे। टोटल 35 लोगों को गिरफ्तार किया आई थिंक, जिनमें से 19 भारतीय थे। मुझे टोटल का आंकड़ा याद नहीं आ रहा, पर 19 भारतीय मुझे कंफर्म पता है। ठीक है, क्यों किए थे? क्योंकि ये वहाँ पर एआई वीडियोस बना करके यूएई की इमेज खराब कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ईरान देखो कैसे यूएई को रेल रहा है। जैसे हमारे भारत में नहीं है कुछ लोग कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हमारे भारत में बैठ करके कोई पुराना वीडियो चला करके कह रहे हैं अरे देखो 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 मोदी की वजह से देखो हमारा एक जहाज गिर गया, अरे देखो देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया। कुछ हैं ऐसे जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, तो वो यही चला रहे थे। अरे वो तो छोड़ा, हमारे देश में विपक्ष के नेता हैं जो डेली ये सवाल पूछते हैं कि मोदी बताएं हमारे कितने जहाज गिरे। तो जब यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं तो यहाँ तो भैया मोदी बर्दाश्त कर रहे हैं सबको, यूएई बर्दाश्त नहीं करता, सब अंदर। यूएई में तो अभी 2024 में एक लड़की ने ये नारा लगा दिया था कि फ़िलिस्तीनियों को आज़ाद करो, फ़िलिस्तीनियों को रिहा करो, हम फ्री फ़िलिस्तीन का नारा लगाते हैं। उस लड़की को उठा के यूएई से बाहर कर दिया कि आप जहाँ से आई हो पढ़ने के लिए वहीं अपने देश वापस जाओ। ये फ़िलिस्तीनबाजी और गाज़ा वाज़ा ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये फैक्ट है, मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देख लीजिए कायदे से किसी देश में किस तरह से रहा जाता है। यहाँ जो बोल देते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हो, वीडियो बना देते हो, कुछ भी कर देते हो, कोई सच्चाई दिखाए तो उसके बारे में कुछ भी बोल देते हो, तो ये सब यहीं चल जाता है, बाहर नहीं चलता है। बहरहाल एक खबर मैं आपको और बताता हूँ। एनआईए ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार तो 7 हुए टोटल, जिनमें से यूएस का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक, 6 यूक्रेन के लोग और एक यूएसए का ये आदमी, टोटल ये 7 लोगों को गिरफ्तार किया है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। ये क्या कर रहे थे? भारत में और म्यांमार में जासूसी कर रहे थे, ऐसे ग्रुप्स को भड़का रहे थे जो अपने ही वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हों। और इनका जो रिकॉर्ड कहता है वो भी यही कहता है कि ये इस तरह से एजेंट के रूप में काम करते हैं। 6 यूक्रेनियंस पर मैं आऊँगा, पहले ये मैथ्यू वैन डाइक क्या है इस पर आता हूँ। ये जो व्यक्ति है मैथ्यू वैन डाइक, अब ऐसा कोई डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं है, ये है मैथ्यू वैन डाइक, लेकिन ये सीआईए का एजेंट है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। बट इससे पूछा आप क्या सीआईए के एजेंट? नहीं। क्या आप वहाँ की इंटेलिजेंस के एजेंट हो? नहीं। अब कोई एजेंट ये थोड़ी कहता है कि हाँ देखो मेरा ये कार्ड है, मैं सीआईए का एजेंट हूँ। ये बताता है कि मैं तो एक फिल्म मेकर हूँ, नॉर्मल फिल्म में बनाता हूँ, बट मेरा एक शौक़ है। मेरा शौक़ ये है कि मैं अलग अलग देशों में जाकर के वहाँ पर डेमोक्रेसीज को एस्टैब्लिश करने में मदद करता हूँ। मेरा शौक़ है कि अलग अलग देशों में जाकर के जिन रेबेलियंस ने, विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए हैं, उनको हथियार चलाना सिखाता हूँ, ड्रोन चलाना सिखाता हूँ, ड्रोन की ट्रेनिंग देना सिखाता हूँ। और इसी क्रम में ये लीबिया में जा चुका है, कई देशों में जा चुका है। लीबिया में गद्दाफी हुआ करता था, जिसको किस तरह से पब्लिक ने सड़क पर ला करके मार दिया था और तख्ता पलट हो गया था लीबिया में, जहाँ से ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था जब, क्योंकि अमेरिका चाहता था लीबिया में तख्ता पलट हो। जिन जिन देशों में अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता था उनमें से कई देश ऐसे हैं जहां पर ये मैथ्यू वैन डाइक किसी न किसी भूमिका में पाया गया है। और इसके लिए इसे कोई पैसा नहीं मिलता। ये कहता है कि मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। वीडियोस बनाता है, अपनी वीडियोस में भी बोलता है कि मैं बिना किसी पैसे के डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में मानता हूं, इसलिए मैं ड्रोन ट्रेनिंग देता हूं, हथियार की ट्रेनिंग देता हूं। ये बात पच रही है आपको कोई? अब हुआ ये कि मसला पूरा क्या है? मसला ये है कि ये म्यांमार में ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा है वहाँ के कुछ रेबेलियंस को। क्यों म्यांमार में? क्योंकि म्यांमार में 2021 में वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था और जो आंग सू की सरकार थी उसको गिरा करके वहाँ की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। और म्यांमार की मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है चाइना की गवर्नमेंट और रशिया की गवर्नमेंट। चाइना विशेष तौर से कर रहा है। विद द टाइम यूएसए को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो चाइना का प्रभाव रहेगा म्यांमार पे, तो म्यांमार में कुछ ऐसा कराओ कि चाइना का प्रभाव खत्म हो, रशिया का प्रभाव खत्म हो, या तो यहाँ पर दूसरी सरकार आए या फिर इन्हीं मिलिट्री के गुट में 2 फ्रैक्शंस हो जाएं। तो ये मैथ्यू वैन डाइक हो सकता है उस प्रक्रिया में यहाँ लगा हो। पर खबर मिली है कि जब एनआईए ने इसको अरेस्ट किया है, इस अरेस्ट से यानी कल परसों जब भी अरेस्ट किया हो,
पिछले 3 महीने से ये भारत के मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में घूम रहा है। अब मुझे बताओ ये मिजोरम मणिपुर में कर क्या रहा है, बताइए अब आप। और ये खबर भी आ रही है कि रशिया ने भारत को इंटेलिजेंस दी थी कि ये मैथ्यू वेंडक इस समय भारत में से पकड़ लो। रशिया क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि ये 6 यूक्रेनियन भी पकड़े गए साथ में, और ये 6 यूक्रेनियन को रशिया इसलिए ट्रेस कर रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन से युद्ध में लड़ा हुआ है। और जब यूक्रेन के साथ युद्ध में गया था रशिया, उस वक्त भी मैथ्यू वेंडक यूक्रेन गया हुआ था और वहां पर ट्रेनिंग दे रहा था। तो रशिया की नज़र में तब से चढ़ा हुआ है, रशिया से ट्रेस कर रहा था। यूक्रेन के बाद ट्रेस किया म्यांमार, म्यांमार के बाद इंडिया। रशिया ने कहा मोदी जी एक काम करो, वहाँ आया हुआ है उसे निपटा दो, तो पकड़ लिया। जैसे यूएसए नहीं कहता कि हमने ये भारत का निखिल गुप्ता पकड़ लिया है, ये इसको मारने आ रहा था, ये खालिस्तान वाले को क्या नाम है उसका, एकदम से नाम भूल गया मैं, शक्ल याद आ रही, नाम भूल गया। तो उसने हमारा एजेंट कथित तौर पे पकड़ा है, हमने उसका पकड़ लिया। अब मुझे आप बताओ कि ये मणिपुर और मिजोरम और इन सब में क्या कर रहा था? जिस मणिपुर को लेकर के लोग पागल हुए जा रहे थे कि मोदी जी मणिपुर पे बोले हैं, देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। तो 2 साल पहले वीडियो बना बना करके मैंने बताया था कि मणिपुर में वास्तव में हो क्या रहा है। तब भी कई लोग मानते नहीं थे, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे हो, आप मोदी का पक्ष ले रहे हो, लेकिन वहाँ देखो लोगों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ ये हो रहा था। मैंने तब भी बताया था किस तरह से ये यूएस चाहता क्या था। पहले ये यूएस के 3 प्लान थे। देखो, प्लान नंबर 1 कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड ले लो। उसके लिए शेख हसीना नहीं मानी, तो उसको तख्ता पलट उसका हो गया। दूसरा ये था कि थोड़ा सा बांग्लादेश, थोड़ा सा मिजोरम, मणिपुर और थोड़ा सा म्यांमार, इस क्षेत्र को मिलाकर के यहाँ पर एक नया देश बना दो जिसका नाम होगा जालेंगम। इसके लिए एक आदमी लंबे समय से काम कर रहा है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लाइव आ चुका हूँ उस चैनल पे, उसमें 5 लाख व्यूज़ भी गए थे। जालेंगम नाम का वो बनाना चाह रहा है। और यहाँ के लोगों को क्या सिखाता है? यहाँ के लोगों को ये सिखाता है कि तुम लोग भारतीय नहीं हो, तुम लोग यहूदी हो। 1000 साल पहले इजराइल की तरफ से यहाँ आ गए थे। अब तुम सबको या तो इजराइल वापस लौटना चाहिए या अपने लिए नए देश की मांग करनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा प्लान ये है, प्लान नंबर 1 सेंट मार्टिन आइलैंड, दूसरा प्लान यूएस का ये। और अगर ये भी सक्सेसफुल ना हो पाए तो तीसरा प्लान ये है कि म्यांमार में तख्ता पलट करा के सरकार ऐसी ले आओ जो अपने पक्ष की हो। ये प्लान दूसरा वाला क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा? क्योंकि मिजोरम में जो इस वक्त गवर्नर हैं वो जनरल वीके सिंह हैं, जो एक्स आर्मी जनरल थे हमारे। और जो मणिपुर में इस समय गवर्नर हैं वो अमित शाह के राइट हैंड हैं, अजय साहब शायद नाम है उनका। वो होम मिनिस्ट्री में पहले होम सेक्रेटरी थे। तो यहां पर सरकार ने अपने 2 सबसे तगड़े लोग बिठा रखे हैं, इसलिए नहीं होने दे रहे। और छोटे मोटे तौर पर यहाँ पर स्ट्राइक भी हम करते रहे म्यांमार में उन ग्रुप्स पर जो म्यांमार में और भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत, चीन और रशिया तीनों मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए ना तो यहाँ, ना यहाँ और ना यहाँ, कहीं भी ना आ पाए। अच्छा, यूएस यहाँ आना क्यों चाहता है? यूएस यहाँ आना इसलिए चाहता है क्योंकि अगर यूएस यहाँ आ गया या म्यांमार में आ गया या यहाँ आ गया तो पूरे बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल कर सकता है। और आप गौर करिए, यूएस ने यहाँ पर तिमोर लेस्ट नाम का एक छोटा सा देश बनवा दिया था, इसको इंडोनेशिया के आइलैंड को विभाजित करवा के 2002 में या 2001 में। इस पूरे क्षेत्र में केवल यही एक क्रिश्चियन कंट्री है। इस पूरे क्षेत्र में रशिया क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन आप गौर से देखो तो इस पूरे क्षेत्र में क्या कहें कि, और पीछे आ जाओ, तो इस पूरे क्षेत्र में कोई भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। बाकी दुनिया के किसी क्षेत्र को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, यहाँ कहीं मिल जाएंगी, यहाँ तो सब है ही है, ये पूरा है ही है, सब जगह क्रिश्चियन कंट्री मिलती है आपको, केवल आपको यहाँ नहीं मिलती। तो एक अगर क्रिश्चियन कंट्री यहाँ बन जाए तो ऑपरेशंस चलाना आसान हो। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ईरान में जब तक तपलट होगा तो ईरान को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई क्रिश्चियन कंट्री ऐसा सच है नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर अच्छा आप कहोगे तो ये क्रिश्चियन वाली बात आप क्यों कह रहे हो, हम कैसे मान लें? तो आप ऐसे मान लो कि मैंने एक बार एक वीडियो बना करके ये बताया था कि कैसे 1920 के आसपास
इस पूरे क्षेत्र में क्रिश्चियंस थे ही नहीं। फिर तेजी से 1920 से लेकर के 1940 तक यहाँ तेजी से मास कन्वर्जन हुआ। अच्छा, उससे भी ज़्यादा तेजी से कन्वर्जन हुआ 1941 से लेकर के 1961 तक। और आज यहाँ अलग अलग स्टेट्स में आप देखोगे, कहीं क्रिश्चियन 80% है, कहीं 90% है, कहीं 70% है, कहीं 60% है। सब कुछ ये होता रहा। और किसने होने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। कोई बात नहीं, क्रिश्चियन मिशनरी जा रही, जाने दो, अरे कोई बात नहीं, अच्छा मैं परमिशन दे दूंगा, आप भेजो। तो जो लोग यूजीसी पे सवाल उठाते हैं कि जनरल का हक चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ओबीसी का हक चला गया, मैं मानता हूँ वो गलत है, उसमें मैंने वीडियो बना दिया है। तुम ये बताओ, या तुम्हारा पूरा धर्म चला गया? तुम यहाँ हिंदू से क्रिश्चियन हो गए, पता भी नहीं चला तुम्हें। और वो छोड़ो, ये कौन सी कम्युनिटीज थी? सब ट्राइब्स थी, आज भी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। एससी के बाद जो एसटी आते हैं वो हैं, ये सब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरियाज हैं। ये इनका कन्वर्जन हो गया। तब क्या कर रहे थे आप? इस चीज़ पर ध्यान दिया करो। आज जो इनको कन्वर्ट करके लड़वाया जा रहा है ना, ये प्लानिंग बहुत लंबी चल रही है और तब से चलती आ रही है। ये मैथ्यू वैन डाइक और इस तरह के तमाम आए और गए, और आपके देश के भी नेता मिले हुए थे। आज आपको यूजीसी पे बुलवाया जा रहा है प्रोपेगेंडा के तहत। पहले 70 साल का इतिहास पढ़ लो तो रूह कांप जाएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।